तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन अलग अलग बोर्ड में, किसी में क्लास 9 में आता है, किसी में क्लास 10 में आता है। तो खैर आप लोग अंडर 10 है, मतलब आप लोग को जो ग्रेविटेशन पढ़ना है वो आपके सिलेबस में ही पढ़ना है, सिर्फ जब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है। क्लियर है बात? तो अब क्या है ग्रेविटेशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? क्या हुआ, दुखी क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है। क्या है ग्रेविटेशन, है क्या? ग्रेविटेशन जानने के पहले एक कॉमन सेंस लोगों के मन में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सच है, ये एक फेनोमेनन है जिसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, भाई धरती सन के चारों ओर घूम कैसे रहा है, घूम भी रहे हैं तो कैसे घूम रहा है ना? नहीं समझा? अभी मान लो तू गरबा कर रहा है, तो हर इंसान गरबा एक जैसा तो कर नहीं सकता, वैसे ही प्लेनेट भी सन के चारों ओर अलग अलग प्लेनेट अलग अलग तरीके से घूम रहे, कैसे घूम रहे कैसे नहीं घूम रहे वो सब बाद में देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, मगर ग्रेविटेशन का मतलब है कि एक ऐसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि दुनिया में 4 तरह के फोर्स है, मुख्य रूप से 4 तरह के फोर्स होते हैं। क्लियर है? वही फंडामेंटल फोर्स के श्रेणी में आता है। अभी तो एक 5वां भी है, मगर अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो फंडामेंटल, मेंटल नहीं, फंडामेंटल। फंडामेंटल फोर्स क्या है? क्लियर है? तो फंडामेंटल फोर्स दुनिया में 4 तरह के हैं। क्या हो गया जी, तुम लोग मुर्दा घर में आया क्या? अरे रिकॉर्डिंग चलने दो, मैं भूल गया कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है। सपोज करो तुम किसी पार्टी में डांस करा, चुपके से कोई रिकॉर्ड कर ले, तुम तो पूरा बाद में देखोगे यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना? तो वो टेंशन ही लेना, एकदम फ्री फाइन होके पढ़िए। क्लास में रिकॉर्डिंग चलने दीजिए, वो कट करेगा वो, ठीक है ना? कट करवा देंगे हम। फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात करें। फंडामेंटल फोर्स 4 तरह का फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, 4 तरह का फंडामेंटल फोर्स। सबसे पहला तो फोर्स है आपका, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर में बहुत सारे फोर्स आ जाते हैं। बुआंट फोर्स आ गया। बुआंट फोर्स जानते हैं ना? पानी में अगर कोई चीज़ को फेंकते हैं तो पानी उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, उसको बुआंट फोर्स कहते हैं हम लोग। पानी में नाव क्यों तैर रहा है, कोई भी समुद्र में जहाज क्यों चल रहा है? क्योंकि पानी उस पर क्या लगा रहा है? बुआंट फोर्स लगा रहा है। तो उसके अंदर में फ्रिक्शन आ गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पर। एटम के नेचर पे डिपेंड करता है, कैसा पानी, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे फोर्स है। वो सब के सब किसके अंदर में, वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। क्लियर है बात? दूसरा हमारा फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ऑब्जेक्ट पर उसके मास के कारण लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर कोई बॉडी है तो उसमें मास तो जरूर होगा, 2 ग्राम का होगा, 4 ग्राम का होगा जरूर। और अगर उसके पास मास है तो वो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो ये मास के कारण लगेगा। उसके बाद एक आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है। और चौथे में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है। तो हमारे 4 तरह के फोर्स जनरली हैं, जिसमें ये दोनों अभी आपको नहीं पढ़ना, ये सब न्यूक्लियस एटम से जुड़ा हुआ फोर्स है। ये 2 फोर्स हमारा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फोर्स से रिलेटेड हम लोग 9, 10 में जनरली पढ़ा करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है बात? अब बाकी फोर्स इसी के अंदर में आते हैं। जो भी फोर्स आगे जो यूनिवर्स में आप देखने को आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोग के आपस में ही, मतलब इन्हीं लोग का कनेक्टेड रूप है। किसी एक वेट, इस जैसे धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी लग रहा है, वेट लग रहा है, वो इसके अंदर में आ जाएगा। फ्रिक्शन है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, वो सब किसके अंदर में आ जाएगा? इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अंदर में आ जाएगा, इसके अंदर में मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट समझता है ना? क्या मैग्नेट, 2 मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहते हैं?
मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पूछ लेना है, कुछ भी डाउट है तो पूछिए, अगर आपको लिखना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अभी हम लोग बात करेंगे, आप लोग नोट करते रहेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को कहेंगे इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव। तुमको कभी अट्रैक्टिव फोर्स फील हुआ है? किससे? क्या अभी आएगा इसमें बताएंगे कैसे फील कर सकते हैं आप। तो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडी, बिटवीन एनी टू बॉडी। एनी मतलब समझ रहा है? कोई भी, एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस, ड्यू टू देयर मासेस। उनके मास के कारण, उनके पास जो वजन है उसके कारण, ठीक है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कोई भी दो बॉडी के बीच, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इसको बताने वाले कौन थे? न्यूटन थे। न्यूटन ने ऐसा बताया था कि एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, चलो ये पसंद नहीं है, लिख लो दूसरा डिफिनेशन। एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स लिख दीजिए। यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एनी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर मासेस। क्यों ड्यू टू देयर मासेस? उनके मासेस के कारण, उनके पास जो मास है उनके कारण करते हैं। विथ ए फोर्स कॉल्ड, एक फोर्स के कारण करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, हर जगह आपका पूरे यूनिवर्स में हर जगह लग रहा है, ठीक है? आपके नाक और कान के बीच में लग रहा है। इवन आपके पास से कोई मक्खी जा रही है ना, वो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। मक्खी एक मक्खी भी अगर आपके पास से जा रही, देखो अभी इधर से मेरा मच्छर गया वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से कर रहा है? ठीक है? तो हम लोग, कोई भी बॉडी हो, चाहे कोई लिविंग बीइंग्स हो, नॉन लिविंग हो, सबके पास मास होता है, मगर ये दिखता क्यों नहीं है? ये बहुत वीक फोर्स है। क्या है? वेरी वीक फोर्स। इट इज वेरी वीक फोर्स। ये क्या होता है? वेरी वीक फोर्स है, वेरी वीक फोर्स, ठीक है ना? ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। और जो बहुत ही वीक फोर्स, जानते कितना होता है? अगर हम लोग बात करें ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 10 के पावर 36 गुना इतना कमजोर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है 10 के पावर 36 गुना पावरफुल है। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को उसको बराबरी करने के लिए उसमें 10 के पावर 36 डालना पड़ेगा। मतलब तुम अनुमान लगा लो कितना वीक फोर्स है ना? अब इतना वीक फोर्स से यूनिवर्स बंधा हुआ क्यों है? तो भाई यूनिवर्स में कोई 1 किलो का ऑब्जेक्ट है नहीं ना। पूरे हमारे सोलर सिस्टम का 50% से ज्यादा भारी तो अकेले कौन है? सन नहीं, सोलर सिस्टम में सन है, प्लेनेट में बात करते हैं, जुपिटर है। पूरे सोलर सिस्टम का आधा से ज्यादा भार उसका है। जुपिटर और सैटर्न को मिला लो तो सोलर सिस्टम का 90% मतलब मास हो जाएगा। और जुपिटर धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? जैसे होता क्या है कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर बहुत दूर है। तो मार्स, यहाँ पर मार्स है, यहाँ पे जुपिटर है, इसके बीच बहुत सारे पत्थर है। इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये पत्थर समय समय पे धरती पे क्या होते हैं? आते रहते हैं। मगर जुपिटर के अट्रैक्शन के कारण धरती की तरफ आ पाते, वो रास्ता बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर को क्या करते रहता है? अट्रैक्ट करते रहता है। इज इट क्लियर? तो जुपिटर एक बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे धरती पे जीवन हुआ है तो जुपिटर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट। इज इट क्लियर?
ये फोर्स जो सेंट्रल इन नेचर है, ये क्या है, इट इज सेंट्रल इन नेचर। नेचर में सेंट्रल इन नेचर कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पर बी है, तो ये फोर्स दोनों के लाइन जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी लाइन के अलोंग लगेगा। इसलिए इस फोर्स को हम लोग कहेंगे कि ये फोर्स कैसा नेचर का है, सेंट्रल इन नेचर है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा ग्रेविटेशन के बारे में बात हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट ओवरव्यू हुआ कि ग्रेविटेशन क्या, इस अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशन क्या होगा, तो द फेनोमेनन, एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल अलग चीज है, गुरुत्वाकर्षण एक पूरा सिद्धांत हो गया, थ्योरी हो गया, इस पे हम लोग सारा काम करने वाले। इज इट क्लियर? चलिए, कोई डाउट है तो मैं इसको इरेज करूं। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया? क्लियर है? आप यहां से बैठ के बराक ओबामा को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी धरती पे एक दूसरे का ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल दो पेन आपस में रखा, वो भी अट्रैक्शन कर रहा है, मगर ये फोर्स इतना वीक है कि वो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि हम लोग फोर्स होने के बाद जब तक बैलेंस हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा था, है ना। रियली में देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली उस पर और भी कोई फोर्स लग रहे कि नहीं लग रहे। इज इट क्लियर? नींद आ रहा है? हाँ, चावल इतना सारा चावल खा गई है? नहीं, ठीक है। तो ये कहानी हो गया, ठीक है। अब ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ। ग्रेविटेशन में सबसे पहले पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केप्लर्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केप्लर्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों में से कोई भी पहले ही पढ़ सकते हैं। केप्लर का नियम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लोगों ने ये जाना था कि भाई धरती, सन क्या हो रहा है, सन सेंटर पे है। पहले लोग मानते थे धरती सेंटर पे है, अब प्लेनेट उसके चारों ओर क्या हो रहे, घूम रहे। अब क्या, फिर बाद में लोगों को पता चला नहीं भाई ऐसा नहीं है, सेंटर में कौन है, सन है, अब प्लेनेट चारों ओर घूम रहे हैं। और कैसे घूम रहे हैं? सबको लगता था भाई एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? एक साधारण सा ऑर्बिट है उसमें घूम रहे हैं। इज इट क्लियर? अब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं कुछ नहीं पता था लोगों को, समझी सिद्धि, कुछ नहीं पता था। अब किसी साइंटिस्ट ने पूरा डेटा, देखो हैप्पी एंड वाइट वही बोल रहे हैं। तो अभी क्या है कि सपोज करो कि अभी चलो ठीक है, अभी क्या कंसेप्ट आया कि किस लॉ से घूम रहे, कैसे घूम रहे, कैसे उनका घूमना कैसे हो रहा है, इस सभी चीज के लिए 3 लॉ आया जिसका नाम है केप्लर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्लियर है बात? आज देने वाला जैसा नाम है केप्लर ने दिया, केप्लर ने खुद नहीं बनाया लॉ था, वो उनके जो मतलब जिनके अंडर वो काम करता था, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने ये लॉ को पूरे डेटा को अपने अंदर रखा था, मतलब डेटा लेकर रखा था। उन्होंने पूरे जीवन क्या किया था, यूनिवर्स को स्टडी करने में लगा दिया था, और उनके डेटा से केप्लर ने 7-8 साल लगाए थे एनालाइज करके 3 लॉ निकालने में। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। 3 लॉ निकाले थे, उनको कहा जाता है केप्लर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कैसा फोर्स क्या होता है सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको न्यूटन ने दिया था। क्लियर है? तो ग्रेविटेशन सब कोई जानता है, उससे जुड़ा हुआ लॉ क्या है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। अभी न्यूटन को पहचानने लोग लगे थे यहीं से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उनको पहचान मिली है। किसको? न्यूटन को, है ना। अब किसी दिन अभी वो बात करेंगे कैसे आया उस पर। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे केप्लर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्या डालेंगे? केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केप्लर्स का 3 लॉ है प्लेनेटरी मोशन का। नाम कैसा है नीलेश?
नाम कैसे है? केपलर लॉ ऑफ कौन सा मोशन? प्लैनेटरी का मतलब? हाँ, अच्छा हिंदी बताओ तो प्लैनेट का क्या होता है? ग्रह। और कोई बोल दे तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं चल रहा, तो बोल भाई मेरा कोई प्लैनेट है क्या? ठीक कैसे चलेगा, है ना? वो कहना क्या चाहता है ये बोलो, तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं चल रहा, क्या कहना चाहता है? हाँ, ग्रह दोष है ना? तुम्हारे शनि में मंगल आ गया, अब शनि सैटर्न, मंगल मतलब मार्स, अरे शनि में मंगल कैसे आ गया? उन लोगों का तो ऑर्बिट अलग है। तो वो जो है ना, वो कुंडली का अलग है, वो ज्योतिष शास्त्र अलग कंसेप्ट है, उसमें अलग अलग प्लैनेट के कारण धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका स्टडी है वो। क्लियर है बात? तो ये एक समझिए, समझ नहीं पा रहे थे लोग, मजाक उड़ा रहे थे, मगर एक्चुअलिटी नहीं जानता कोई। समझ रहे बात को? चलिए, तो सबसे पहले इसका लॉ आया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसको केपलर फर्स्ट लॉ कहा गया। क्या कहा गया? केपलर फर्स्ट लॉ, क्योंकि सबसे पहले ही दिया था उसने, केपलर फर्स्ट लॉ। दूसरा हमारा था लॉ ऑफ एरिया। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ एरिया। इसको हम लोग कहते हैं केपलर सेकेंड लॉ। और तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड। इसको हम लोग कहते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। कितने लॉ है बच्चों? 3 है। क्या क्या है? एक है हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। ये 3 लॉ है केपलर के, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है ना? तो लिखिए केपलर फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले केपलर फर्स्ट लॉ कहते हैं, ठीक है? कोई सवाल है आप लोग का? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है ना? बोलो बोलो बोलो। श्रावणी, कुछ नहीं है? डर लग रहा है? मेरा आवाज ऐसा आ जाएगा? अरे रिकॉर्डिंग तो नहीं, तुम्हारा ऐसा थोड़ी बच्चे रिकॉर्ड, मगर क्लास में क्या होता है ना कि क्लास में सामने पढ़ा है, सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो बंदा दूसरा कोई देख रहा है ना, उसको सामने से पता चलेगा कि भाई क्यों, मतलब कैसे डाउट क्लियर हो रहा है, डाउट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो तुम डाउट पूछोगे तो सामने वाला के मन में आएगा, अरे उसने पूछ दिया मेरा ये सवाल, है ना? मेरे मन में यही सोचना था। तो आप लोग बिंदास पूछो अपना सवाल, ठीक है ना? आप लोग सोचो ही नहीं। क्लियर है ना? अब देखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbit with sun at one foci। हर प्लैनेट सन के रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड द सन होगा ना, सॉरी, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकी। फोकी क्या है? क्या है फोकी? तुम बताओ क्या होता है फोकी? इलिप्टिकल। हाँ, इलिप्टिकल क्या है? देखिए इलिप्टिकल, इसको हिंदी में, हिंदी बताते हैं, समझने का प्रयास करना। दीर्घवृत्ताकार। अब ये क्या है? अब ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार क्या है? ये कंफ्यूजन है ना? तो इलिप्टिकल का बात करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा होता है, इलिप्स क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इस कंसेप्ट को। जानने के पहले क्या आप जानते वाली श्रेणी में हम लोग जानते हैं कि इलिप्स क्या होता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? पहले एक छोटा सा बात संक्षेप में समझते हैं। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है? और इसके 2 पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है।
फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लाइट आकर उसी पॉइंट पे मिलती है। मिरर में आप पढ़ा होगा आपने कि मिरर में एक ऐसा पॉइंट होता है, जब लाइट आता है तो सब इसी पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, मिल जाता है। हाँ हाँ बता रहे हैं हम। तो लाइट ऐसे आके यहाँ पे लाइट आके यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, मिलता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, मगर यहाँ पे दो फोकस है इस ऑर्बिट के। कितने फोकस हैं, कितने ना, ऐसा ड्रेस बन के अगर सबको ध्यान उधर ही है, वो फोकस बन गया। क्या बन गया, फोकस बन गया। अभी क्या ये फोकस है, ये भी एक फोकस है, मगर प्लूरल में फोकस को फोकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल में क्या कहते हैं, है ना, दो फोकी में से एक, तो फोकस को क्या कहते हैं, फोकी। फोकी नहीं, फोकी। हाँ, अब ये इसका पॉइंट है। अगर इसको हम P मान ले तो क्या मान लें, Q, और R एक पॉइंट लेते। एक बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस मान लो कि PR और RQ का डिस्टेंस अगर K आ रहा है, क्या आ रहा है, K मान लो 100 आ रहा है। P से R, Q से R, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो कोई भी पॉइंट उठा लो, हो सकता है कोई बंदा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हो, इसका नाम रख दिया S। तो P से S और Q से S, P से S और कौन सा S, Q से S, दोनों डिस्टेंस जो होगा ना बाबू, PS प्लस QS, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, K ही आएगा। क्लियर है। तो इलिप्स ऐसा एक ऑर्बिट है, एक ऐसा ऑर्बिट है कि दोनों पॉइंट से अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं तो वो कभी बदलता नहीं। समझ गए बात को। अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे तो P से इसका और Q से इसका, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो वही आएगा, वो बदलने वाला। तो ऐसे ऑर्बिट को हम लोग इलिप्स कहते हैं। और इस तरह के ऑर्बिट अगर कोई चीज घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। अब तुम सोचते हो ना कि धरती सन की ओर एकदम ऑर्बिट घूम रहा होगा पटरी जैसा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ रहे बात को। वो घूमने का तरीका भी अलग है, मगर हायर क्लासेस में उसके बारे में बात करें तो ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया है कि सपोज करो कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्या है, क्या वो जी नींद आ रहा है जी, तुमको आ रहा है जी, तो मुस्कुरा क्यों रहा है, हाँ क्यों हिला रहे जी तुम, बेंच बरोबर नहीं है तो हिलाने से बरोबर हो जाएगा ऐसा थोड़ी हो सकता, बेंच है ना भाई, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। अभी देखो यहाँ पे दो फोकस है, अभी इस दो फोकस में एक फोकस में सन है। कौन है, सन है। अब इसमें से दो फोकस में से एक फोकस में सन है, अब प्लेनेट उसके चारों घूम रहा है। लो, पहले तो तुम सोचते थे कि ऑर्बिट गोल होता है, अभी ऑर्बिट अंडा के जैसा हो गया है ना। अब दो ऑर्बिट होता। अब सोचो यहाँ पर, अब ये मरकरी यहाँ पर है, क्या है, मरकरी, ठीक है ना। अभी क्या होने वाला है, अभी दूसरा प्लेनेट के लिए भी एक फोकस तो यही होगा, क्योंकि सन अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग जगह तो जाएगा नहीं। तो वेनस का भी मरकरी का फोकस था M1 M2, क्लियर है। वेनस का भी एक फोकस यहीं पर हुआ होगा V1, दूसरा फोकस कहाँ है अपने को पता, एक फोकस तो यहीं पर होगा। अर्थ का भी एक फोकस क्या होगा, यहीं पर होगा। हो सकता है अर्थ का दूसरा फोकस यहाँ पर है, ठीक है ना। मगर सभी का एक फोकस तो जरूर यहाँ पे होगा, क्योंकि सन सभी के लिए अपने जगह बदलने वाला, वो तो अपने जगह पे रहेगा भाई, उसको कोई लेना देना नहीं है किसके जगह पे कौन है। तो सन सबके लिए अपना जगह बदलने वाला। इज इट क्लियर। तो यही बात बता रहे थे हम लोग। तो ये पहला ला था कि हर कोई घूमेगा सन के चारों ओर और हर एक ऑर्बिट इलिप्टिकल है। हर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस हैं और सभी के एक फोकस पे सन है। तो सन तो सबका अलग अलग है नहीं बाबू, मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, सबका क्या है, एक ही सन है ना सबका, और एक जगह पे भी है। तो ऐसा मान के चलो कि सभी का फोकस कहाँ पर है, एक फोकस सबका एक ही पॉइंट पर है। कोई किसी को कोई दिक्कत है। अब इसमें दो बात आती है, क्या आती है, दो बातें यहाँ पर आ जाती है। पहली बात आती है कि अगर यहाँ पर सन है और कोई प्लेनेट घूम रहा है, जैसे कि अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है सबके चारों ओर, तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है सबसे दूर
एक पॉइंट क्या है, सबसे नजदीक है। तो जो सबसे दूर का पॉइंट है ना, उसको हम लोग कहते हैं, जो सबसे दूर का पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं अफेलियन। क्या कहते हैं, मतलब फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट। और जो सबसे नजदीक का पॉइंट है, जो कि यहां पर आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं, पेरीहेलियन। ये नियरेस्ट पॉइंट है ना बाबू। अब बताओ, गर्मी इंसान को कहाँ लगता है, यहाँ लगता है कि यहाँ लगता है, यहाँ लगता है पक्का। तब पूरे अर्थ पे गर्मी होना चाहिए, मगर होता नहीं है। नॉर्दर्न में गर्मी तो साउदर्न में, तो फिर कौन सा कंसेप्ट चाहिए भाई। लिटरली घर अर्थ का टिल्ट होता है ना, उसके कारण से गर्मी ठंड का प्रभाव दिखता है। ये तो ऐसा नहीं है, ये ऑर्बिट ऐसा ही है, ऐसे तो इतनी तो गर्मी रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है बात। अर्थ का टिल्ट होना 23 डिग्री 23.5 डिग्री टिल्ट होता है, अर्थ झुका हो रहता है। तो जब सन के पास, मान लो यहाँ पर ऐसे सन है, सपोज यहाँ पर सन है और टिल्ट हुआ हिस्सा इसके सामने आ गया, तो ऊपर में गर्मी, नीचे में क्या हो गया, ठंडा। अब जब सन से दूर जाएगा, अब इसके चारों घूमना है ना, अभी टिल्ट करना हिस्सा इसके सामने है, अभी ये घूमते 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 ऐसे आ गया। अब टिल्ट वाला दूर हो गया ना, नीचे वाला हिस्सा देखो इतना दूर, मान लो मेरे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ऐसे रखो, ये मान लो नॉर्थ पोल है और क्या है, अभी ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा इसकी तरफ है, तो गर्मी आएगा। अब ऐसे जाके ऐसे पहुंच गया भाई, अब कौन सा हिस्सा इसकी तरफ है, नीचे वाला ऊपर वाला, तब नीचे में गर्मी आएगा। समझ रहे बात को। तो अर्थ का टिल्टिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है गर्मी और ठंड में, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी टीचर बताएंगे, है ना। क्लियर हो गया बात। केपलर फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, इलिप्स क्या होता है समझ में आ गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है ये समझ में आ गया। इज इट क्लियर, पक्का। कोई दुख है थोड़ा सा, क्या नहीं, उठा के इसे रखो ना थोड़ा, क्या दिक्कत है, शक्ति लगाओ थोड़ा, नारी शक्ति, है ना। हो गया बच्चों, इरेज कर दें, बड़ा तेज हो भाई, फटाफट छाप लिए तुम। कोई दुख है किसी को। अच्छा, घर में झाड़ू कौन मारता है, झाड़ू मारने आता है, झाड़ू मारने आता है कि झाड़ू से मार खाने आता है, दोनों आता है। ओह गुड गुड। किसी के, बहुत लोगों को है घर में, वो तो होता है, घर में पिटाई तो होनी ही है। अब ये केपलर सेकेंड लॉ, उसको इसीलिए पहले लॉ को क्या कहा गया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहा गया था, क्योंकि वो ऑर्बिट कैसा होगा उसके बारे में बात कर रहा था। अब हमारा जो सेकेंड लॉ है ना, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, है ना बाबू। एरिया का क्या लॉ होगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है द लाइन ज्वाइनिंग planet to sun shift equal area in equal interval of time. प्लैनेट से सन, जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू सन शिफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे सन है, कौन है, और सपोज करो एक मान लो कि आप कोई पार्टिकल पी पर है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग है ना। अब इसको मान लो हम 10 सेकंड का समय देते हैं, कितने सेकंड समय देते हैं, 10 सेकंड का समय देते हैं। तो 10 सेकंड का समय देंगे, तो मान लो ये पी से क्यू पर आ गया प्लेनेट, कोई दिक्कत है। कि 10 सेकंड में जितना एरिया यहाँ, ये लाइन जितना एरिया यहाँ बना रहा था, अगर हम दूसरे हिस्से में देखें, सपोज करो यहाँ पर कोई प्लेनेट रहता, एम पर रहता, कहां पर रहता, अब यही 10 सेकंड में, मान लो टी टाइम था, टी 10 सेकंड ही मान के चलो, तो यहाँ भी टी टाइम में
प्लैनेट जितना एरिया यहां बना रहा है ना बाबू, वो इतना ही एरिया यहां बनाएगा। बात क्लियर है? जितना एरिया 10 सेकंड में पी से क्यू जाने में ऑर्बिट में लग रहा है कि हाँ, जब पी से क्यू जाने पे सन को जोड़कर जो एरिया अपने को दिखता है वही एरिया हर जगह वो 10 सेकंड में बनाएगा। क्लियर है बात? मगर यहां पे तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि तो बहुत नजदीक है। एरिया बराबर होना चाहिए ना, कि ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा। अब बोलेगा सर ये वाला बड़ा बराबर है, लगता है बराबर नहीं ना। अगर ऐसा बोलते हैं तो आंख रहते अंधे कह ले जाएंगे, है ना, आंख रहते अंधा। ये दोनों बराबर है क्या, इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ देखो ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में कहां पे ज्यादा चला, यहाँ पे ज्यादा चला कि यहाँ पे? एरिया 1 की एरिया 2, एरिया 2 के लिए ज्यादा चला, है ना। ये कुछ ऐसा है। ऐसा क्यों होता है? अभी दूसरा ला कहता है कि अगर पी से क्यू जाता है और पी से क्यू जाने में सन को जोड़ के जो जितना एरिया आ रहा है उतने टाइम में हर जगह उतना ही एरिया बनेगा। ऐसा जब प्लेनेट दूर रहेगा सन से तो वो धीमा धीमा चलेगा। क्या चलेगा? धीमा धीमा चलेगा। मगर जब प्लेनेट सन के पास होगा तो उसका मोशन क्या होगा? फास्ट हो। क्या होगा? मान लो तुम रहता है, तुम्हारा एक पड़ोसी है, अब पड़ोसी के पास एक कुत्ता है जो दरवाजे पे बांध के रखता है। क्लियर है? अब कुत्ता जो होता है ना, पालतू जो रखते हैं लोग ना, अब वो क्या करते हैं कि वो कुत्ता निकाल के भी घुमा रहे वो। अब उसके वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि जानते ही कुत्ता मुझे क्या करेगा, मैंने ही पाला है। मगर आने जाने वाले हर एक इंसान के नाक में क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। जब तक कुत्ता पार नहीं होगा ना उसके बाजू से, तब तक उसके दिल में धक 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 धक। कब कुत्ता अचानक से तुमको देख के तुमको भौंक दे, है ना, कुत्ता का मूड है भाई, सुबह से उठा, चेहरा पसंद नहीं आया, ये कौन आ गया मेरे जैसे शक्ल का, भौंक दिया तू कौन है रे, तू तो भौंकेगा ही तुम पे, है ना। तो कुत्ता का क्या होता है? तो इंसान वहां से गुजरते रहता है ना, तो उसका ध्यान कहीं नहीं रहता, बस कुत्ते में रहता है। सपोज कहीं कुत्ता बंधा हुआ है और वो भौंक सकता है, वो आपको देख के भौंकता ही है। तो आप अगर उसके पास से जा रहे, क्या जा रहे हैं, अगर आप पास जा रहे तो आप क्या करिएगा? वहां पे जाकर हम आराम से चलिएगा, कॉकरोच करेगा जी। तुम चाहेगा ना कि जल्दी से निकल जाए। और अगर तुम कुत्ता बहुत दूर है और तुम अपने दरवाजे पे खड़ा है, तुम आराम से चलेगा, आओ आते थे घर में चले जाएंगे, कितना भी दौड़ के आया तुम आराम से चल के घर के अंदर, है ना, दरवाजा लॉक। तो तो ये कुछ ऐसा ही है कि दूर रहने पे सन का फोर्स कम लग रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए, क्या करने के लिए? काउंटर करने के लिए। और सन के फोर्स को, क्योंकि सन फोर्स लगा रहा था, जाना चाहिए, अब जा तो रहा नहीं, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसका मोशन दूर है तो कम लगाना पड़ रहा है, जब पास रहेगा तो उतना ही क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां पर उसका मोशन क्या हो जाएगा? स्लो रहेगा। दूर है तो कम फोर्स लग रहा है, मगर यहां पर सन का फोर्स ज्यादा लग रहा है, जिसको रोकने की कोशिश, खींचने की कोशिश कर रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए इसका मोशन भी क्या हो जाएगा? फास्ट होगा। इज इट क्लियर? बात है क्लियर? तो यहां पे दो बात आई, प्लैनेट मूव फास्टर when it is closer to sun, when it is closer to sun. Is it clear? And जब वो सन के क्या है? क्लोजर है। एंड मूव स्लोअर when it is farther to sun. क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये दूसरा बात अपने को समझ में आ गया। क्लियर है बात? तो केपलर सेकेंड लॉ में कोई दिक्कत है किसी को? इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया कहते हैं ना, केपलर सेकेंड लॉ। समझे? हाँ, वो रिंगटोन आता था ना,
फोन किया, नहीं जानते, है ना, नहीं समझे, समझे जी? चलो बहुत अच्छा, तुम समझ रही है प्रगति? पक्का? ये बोलिए क्या क्या लिख रहे हो, क्या क्या बना रहे हो डिजाइन, बस ड्राइंग समझ में आ रहा है मुझे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? तो इससे पता चला कि स्पीड ऑफ द रिवोल्यूशन एक जैसा रहता, अभी तक तो सोचते थे एक ही स्पीड से घूम रहा है, टोटल स्पीड सेम है, टाइम सेम लेता है, हर साल 365 दिन लगता है घूमने में, 365 दिन 6 घंटे, मगर बिटवीन द पाथ ये सेम नहीं है। क्लियर है? यहां से तुमको घर जाने में 10 मिनट लगता है, घर से यहाँ आने में 10 मिनट लगता है, लेट इट बी, मगर रोज एक ही जैसा चलता है क्या? हो सकता है कभी तुमको कोई दोस्त मिल गया नाके पे, रास्ते पे, है ना, है ना, मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, है ना, उधर फिर एक दोस्त आया, फिर अपने घर में उससे घर चले गए। चलो अभी देखते हैं अभी क्या होने वाला, लॉ ऑफ एरिया हो गया, जब क्लोजर है और स्लोअर जब फार्दर होगा सन से। अब तीसरा है केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सॉरी पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। तो इसके लिए ऐसा माना गया है कि ऐसा मानो कि सन का एक सर्कुलर ऑर्बिट की जैसा हम एवरेज डिस्टेंस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एवरेज डिस्टेंस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम? सर्कुलर पाथ। देखो अभी क्या है कि कहीं पे ऑर्बिट बड़ा है, कहीं पे छोटा है, हर एक जगह पे डिस्टेंस अलग अलग है ना बच्चा? तो हम एक एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं। जानते हैं धरती और सन की भी डिस्टेंस कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्या ये कांस्टेंट है क्या? नहीं ना, ये बदल रहा है ना। इसको एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जितना डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं सबका एवरेज, मीन डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि हम एवरेज डिस्टेंस का बात करते हैं। एवरेज डिस्टेंस जब हम लोग सोच रहे हैं तो ऑर्बिट भी सर्कुलर ही होगा। तो मान लो मीन डिस्टेंस आर है, क्या है, और एक चक्कर लगाने में प्लैनेट को, सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में प्लैनेट को जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? तो व्हाट इज टाइम पीरियड? नहीं जानते हैं तो नोट करेंगे। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय प्लैनेट, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू मेक वन रिवोल्यूशन। प्लैनेट जो टाइम लेता है क्या करने के लिए? एक रिवोल्यूशन लेने की जो टाइम लेता है वो टाइम पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो ऐसा कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब समझ गया ना, एक चक्कर लगाने जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और सन। मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम हो गया टाइम पीरियड, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा सीधी इस पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इससे घटने से ये घटेगा। इनवर्सली में मतलब बढ़ने से घटता है। तो आर के बढ़ने से टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने है ना। और इसके घटने से ये क्या होगा? तो टाइम का स्क्वायर इसके रेडियस का क्या है? पावर 3 का प्रोपोर्शनल है, ऐसा है। इसको हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लो के, क्या लेंगे? के कांस्टेंट लेंगे, के इंटू आर क्यूब लेंगे। इज इट क्लियर? तो अब ये कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी सीधा सीधी आप कह दें तो टाइम का स्क्वायर रेडियस को डिवाइड में भेज दो, मल्टीप्लाई में है ना के साथ, तो जो मल्टीप्लाई में किसमें डिवाइड में कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड इज इक्वल टू के बोले तो कांस्टेंट। ये एक सोलर सिस्टम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? फॉर सोलर सिस्टम
दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू नहीं बदलेगा, ये वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे समझा देते हैं, जैसे मरकरी घूम रहा है तो मरकरी का टाइम पीरियड का स्क्वायर और मरकरी का रेडियस का क्यूब का, रेडियस ऑफ मरकरी का क्यूब किसके इक्वल होगा। अगर ये के आ रहा है, क्या आ रहा है, के, तो टाइम पीरियड ऑफ, तो ये किसके इक्वल, बिल्कुल उसके इक्वल है, टाइम पीरियड स्क्वायर वेनस अपॉन रेडियस क्यूब वेनस, किसके इक्वल होगा, अर्थ, रेडियस क्यूब अर्थ। क्लियर है बात। तो यानी धरती, ये हो गया किसका, वेनस का हो गया, और मरकरी का, ये वेनस का, ये अर्थ का, सबका वैल्यू क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है, क्योंकि सब एक ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बनाने को आता है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया केपलर थर्ड लॉ। क्लियर है। तो टोटल कितने लॉ थे बच्चों, 3 लॉ थे, 1 2 एंड 3। केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ हमने जान लिया आज। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है और उस पर कौन सा फोर्स लगता है। इज इट क्लियर। तो अभी हम लोग लिखेंगे, हेडिंग मारेंगे, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहला टर्म है बच्चा, लिख लिया, गुड। तो अब क्या है कि अगर कोई बॉडी, इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अभी इसका यूज करने वाले हैं। एक सवाल आ जाता है कि भाई कैसे न्यूटन ने, वो आएगा पहले, ठीक है ना। तो ये जान लेते हैं, फिर यूनिवर्सल लॉ फिर पढ़ेंगे। सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा जानना जरूरी है, यहाँ पे काम आने वाला आगे हमें। तो देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पॉइंट पे घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसको किधर, उसका वेलोसिटी हमेशा बाहर जाना चाहेगा। अभी कोई पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब पत्थर के ऊपर अचानक से धागा टूट जाए तो क्या पत्थर 2 राउंड मार के जाएगा क्या। जिस समय टूटेगा उस समय जो भी डायरेक्शन उसको मिल रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा। और अगर उससे 1 सेकंड बाद टूटा होता तो उस समय पहले वाले डायरेक्शन में जाता क्या, नहीं जाता। यहां पे टूटता तो इधर जाता, और 1 सेकंड बाद मान लो यहां पहुंच चुका होता तो यहां पे क्या ऐसे ही डायरेक्शन जाता क्या, यहां का जो डायरेक्शन है वहां जाता। इज इट क्लियर। तो लिखेंगे ऑन ए सर्कुलर पाथ वेलोसिटी इज direction of velocity is continuously changing, direction of velocity is continuously changing on a circular path। velocity का डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो अब एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है भाई, कैसे चेंज हो रहा है, तो यहां पे सवाल होगा एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। क्या होगा, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। किसका टेंजेंशियल होता है,
सर्कुलर पाथ का। एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी किसका टेंजेंशियल है? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंशियल में बड़ा दिक्कत है। हाँ, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट वो लाइन है जो सर्किल को एक पॉइंट पे छू के क्या हो जाए, निकल जाए। आप रोड पर अचानक से निकले, बगल से गाड़ी एकदम छू के निकल जाए आपको, क्योंकि तब आप कैसा फील करेगी? अगर ठोक के निकल गया तो 2-4 दिन तक तो फीलिंग ही नहीं आएगा। फील क्या करेंगे, है ना? तो छू कर निकल जाए, एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, है ना? जैसे कान पे टच करके निकल जाए, गोली मार दी, कान से टच करके निकल गया, वही वो छू के निकलने वाला बात। अब यहाँ से यहाँ टच करके निकल गया, यहाँ से टच करके निकल गया, यहाँ से टच करके निकल गया, हर एक पॉइंट पे क्या कर जा रहा है? टच करके निकल जा रहा है भाई। दैट एवरी पॉइंट वेलोसिटी टेंजेंट होता है कि कौन से पाथ का टेंजेंट है? सर्कुलर पाथ का टेंजेंट है, ठीक है ना? तो जिस समय फोर्स हमारा लगना बंद हो जाता है, उस समय जो उसको डायरेक्शन मिलता है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है? चला जाता है, ठीक है ना? तो whenever द फोर्स या जो इफर्ट है, इफर्ट जो इसको रोक के रखा है, सीजेस, सीजेस समझते हैं क्या होता है? सीजेस मतलब खत्म हो जाए, सीजेस टू एक्ट, लगना बंद हो जाए। बॉडी विल मूव टेंजेंटली एट दैट पॉइंट, बॉडी क्या हो जाएगा? टेंजेंटली, टेंजेंशियल चला जाएगा एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर जो उसको मिलेगा चला जाएगा। लाइफ में भी ऐसा ही है बाबू, आप जब तक अच्छा कर रहे हो, पैसा आपके पास है, तब तक लोगे। जिस समय पैसा खत्म, उसी बाजू से आपके दोस्त यार सब निकल जाएंगे, है ना? नहीं निकलेंगे, पकड़ के रखेंगे। अभी देखते, अभी क्या होगा? अब एक फोर्स लगते रहता है। अभी सर्कुलर पाथ पे धरती घूम रहा है सन के चारों, क्या सन ने धागा से जोड़ के रखा है? फिर भी लग रहा है ना, घूम रहा है ना। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हेनेवर लिखेंगे आप, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर along रेडियस। किसके along रेड कर रहा है? रेडियस के along हमारा क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। अ फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर along रेडियस। किसके along कर रहा है? रेडियस, रेडियस के along एक्ट कर रहा है, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल। इसको अलग अलग मत समझना, एक ही है भाई। उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो सेंट्रीपिटल, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है mv²/r, जहां पे m क्या है? m क्या है? जो बॉडी घूम रहा है, मास ऑफ बॉडी, रिवॉल्विंग बॉडी, जो नाच रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्विंग बॉडी, ठीक है? v क्या है? किस स्पीड से जा रहा है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी। आज कुछ बोल नहीं रहा जी तुम? हाँ जी, क्या हो गया तुमको? बॉडी। अब r क्या है बाबू? रेडियस है। क्या है? रेडियस ऑफ, ये कौन सा पाथ है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इज इट क्लियर? तो m क्या है? मास है, v क्या है? वेलोसिटी है, r क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है। इज इट क्लियर? चलो, तो ये बात समझ में आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत? अब फोर्स से अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंटर की ओर एक, जिधर फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन होता है, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो सेंटर की ओर अगर फोर्स लग रहा है तो सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे, अब एक छोटा सा टर्म आएगा, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, जो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं?
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? एम हटा दो, इतना दूर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, फोर्स होता है ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है? तो यहाँ पे तो एम यहाँ पे दिख रहा है, ए कौन है? हाँ, तो हमारा फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा भी स्क्वायर बाई, भी क्या है? वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से घूम रही है। आर क्या है? रेडियस है। इज इट क्लियर? तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? बॉडी कैसे जाएगा? पाथ छोड़ेगा तो टेंजेंशियल जाएगा, ठीक है? बॉडी कैसा जाएगा? टेंजेंशियल जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्लियर है? सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है? बॉडी घूम रहा है। इज इट क्लियर? पक्का? कोई मन में संदेह है? पक्का समझ में आ रहा है? दुखी है अंदर से? नहीं ना? तुमको कुछ बोलना है? नहीं? चलो ठीक है, फाइन।